अस्सलामुअलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome you all in today's session. Beta, today is the first session of CFEP 5 tax planning and practices. कुछ देना चाह रहे हो? Tax planning and practices. अच्छा भाई, तो कोर्स पर आने से पहले, कोर्स की डिस्कशन करने से पहले कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में, कुछ मेरे बारे में, किस तरह से हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले कुछ मेरे बारे में। माय नेम इज मुनीर मोहम्मद शफी एंड आई विल बी योर फैसिलिटेटर फॉर द कोर्स ऑफ CFEP 5 tax planning and practices. I myself am a fellow chartered accountant and a fellow chartered certified accountant. अच्छा भाई, और मेरी अपनी एक फर्म है HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम से, जिसमें हम ऑडिट और टैक्स प्रैक्टिस को कैरी आउट करते हैं। अच्छा भाई, टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से मैं टीच कर रहा हूँ एंड दिस इज एन एरिया ऑफ माय इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टैक्स इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अच्छा, और ये अब आप लोगों को पता चल चुका होगा, जब मैं सी इंटर के लेवल पर बच्चों को बोलता हूँ टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, टैक्स इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तब इतना ज़्यादा उनको पता नहीं होता कि भाई क्या सब्जेक्ट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, CA फाइनल के लेवल पर जो भी स्टूडेंट्स देखते हैं उनको पता है कि इस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, हाउ इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज। अपार्ट फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन तो इसके बगैर हो ही नहीं सकती, ये तो पास करना जरूरी है। लेकिन हर ट्रांजैक्शन में टैक्सेशन के इम्पैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इस वक्त जिस प्रॉब्लम में फंसी हुई है, जिस गर्दिश में फंसी हुई है, हर बंदा यही बात कर रहा है, टैक्स कलेक्शन हो जाए, टैक्स बढ़ जाए, टैक्सेस मिल जाए, कर्जे उतर जाए, हाँ, मुल्क दिवाली होने से बच जाए। अच्छा भाई, कहां से मिलेगा टैक्स यार? क्यों देंगे लोग टैक्स? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कैसे लिया जाए टैक्स? क्या एवेन्यूज होंगे हमारे पास टैक्स कलेक्शन के? किस तरह से लगाया जाए टैक्स? दूसरी चीज, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्स हिज कैरियर इन ऑडिटिंग, कोई कहता है कि भाई मैंने तो टैक्सेशन में अपना कैरियर नहीं बनाना, मैंने तो अपना कैरियर ऑडिटिंग में बनाना है, मैंने तो अपना कैरियर ऑडिटिंग में नहीं बनाना, मैंने तो किसी कंपनी का CFO लग जाना है, मैं तो फाइनेंस मैनेजर बनूंगा। हमने कहा ठीक है, तुम कुछ भी बनो, बट दिस सब्जेक्ट, द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ना तो आप ऑडिट कर सकते हो टैक्स जाने बगैर, अगर आपको टैक्स के प्रिंसिपल्स नहीं पता, टैक्स के रूल्स नहीं पता, टैक्स के लॉज नहीं पता, तो आप ऑडिट कैसे करोगे? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में टैक्स के इंपैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, हर ट्रांजैक्शन में विदहोल्डिंग के इंपैक्ट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सेल्स टैक्स की क्या इंप्लीकेशंस हैं। इसी तरह अगर आप CFO हैं, अगर आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं, सो विदाउट द नॉलेज ऑफ टैक्सेशन यू आर नथिंग। और टैक्सेशन वो एरिया है व्हिच डील्स विद द कॉमन मैन। मतलब मैंने जब से क्वालिफाई किया है, कभी मैंने आज तक, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने मुझे पकड़ के पूछा हो, मुनीर साहब आप जरा ये तो बता दें कि IFRS 9 की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नेवर। हाँ, लेकिन एक आम आदमी ने भी, जिसको बहुत ज्यादा समझ बूझ नहीं है, उसने भी ये जरूर कहा है कि मोनी साहब ये बता दें टैक्स कैसे बचेगा, ठीक है। सो दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और चूंकि ये हमारी रोजी रोटी भी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रोजी रोटी, हमारा तो रोजी रोटी है ना भाई। जब तक सब्जेक्ट्स, हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ते थे इंटर मैट्रिक के अंदर, केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, हमें पता ही नहीं होता था क्या चल रहा है, ठीक है। और हमें कुछ करना भी नहीं होता था भाई, अपना सब्जेक्ट हम चेंज कर लेंगे, अपनी फील्ड हम चेंज कर लेंगे। बट व्हेन यू आर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, देन दिस इज योर ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसे उस सीरियसनेस से पढ़ें और उस इंटेंशन से पढ़ें कि हमें ना सिर्फ ये पेपर पास करने के लिए पढ़ना है, बल्कि हम जो अपनी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, सारे CA फाइनल के बच्चे उस प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो चुके हैं। भले वो जूनियर स्टेज पर है, बट दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड,
ठीक है, माशाल्लाह सारे के सारे किसी ना किसी फर्म से एसोसिएटेड हैं, उनकी आर्टिकलशिप चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, सो दे आर ऑन इन दे ऑल आर इन देयर प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ, दे हैव स्टेप्ड इन। तो भाई उसमें इस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मतलब हम ढंग के चार्टर्ड अकाउंटेंट तब कहलाएंगे जब हमको टैक्स की नॉलेज होगी। अकाउंटिंग की नॉलेज 19-20 होगी चलेगा, ऑडिटिंग की नॉलेज 19-20 होगी चलेगा, नॉट ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑडिटर्स, ठीक है। लेकिन टैक्स की नॉलेज 19-20 होगी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमें इस सब्जेक्ट को ना सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ना है, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग हर एरिया में हमने बड़ी रिफाइन करनी है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट है, और समझ के पढ़ना है, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये कुछ बातें हो गई मेरे बारे में इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंस के बारे में मैं ज्यादा बात ना भी करूं और सिर्फ ये भी कह दूं कि भाई इसके बगैर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो सकती, इसके बगैर आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, तो ही ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के लिए बहुत काफी है, ऐसा ही है। अच्छा, टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब आते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज एन ओपन बुक सब्जेक्ट। जब मैंने ये टैक्स का पेपर दिया था, जब मैंने एडवांस टैक्स का पेपर दिया था, तब ये सब्जेक्ट ओपन बुक नहीं था। और उसके बाद अब सीए फाइनल के तकरीबन सारे पेपर्स ओपन बुक हो गए, कॉर्पोरेट लॉज भी ओपन बुक हो गया है, टैक्सेशन भी, एडवांस टैक्सेशन भी ओपन बुक हो चुका है। तो सर ओपन बुक होने से इस सब्जेक्ट पर क्या फर्क पड़ा? इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, इस सब्जेक्ट की नॉलेज, मतलब हाउ वी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सिचुएशन व्हिच इज प्री ओपन बुक एंड पोस्ट ओपन बुक। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जब भी कोई सब्जेक्ट ओपन बुक हो जाता है तो शायद वो सब्जेक्ट थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे? जब ये सब्जेक्ट ओपन बुक नहीं होता था तब एग्जामिनर शायद कोई डेफिनेशन भी पूछ लेता था, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूछ लेता था जो नॉलेज बेस्ड होता था, जो लर्निंग पे डिपेंड करता था, और 5 में से 4 मार्क्स लेना मुश्किल नहीं होता था उस पार्ट पे। लेकिन जब से ये पेपर ओपन बुक हुआ है, अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एग्जामिनर नॉलेज बेस्ड एलिमेंट्स तो नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि जब बुक हमारे पास है तो डेफिनेशन पूछ के फायदा नहीं है, कोई प्रोविजन पूछ के फायदा नहीं है। एग्जामिनर आपको अब हर चीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही टेस्ट करेगा, हर चीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही टेस्ट करेगा। तो सर इस बुक का होना क्या कोई नेमत है या नहीं है? ये जो बुक है, ये जो बेयर एक्ट्स है, ये जो ऑर्डिनेंस है, क्या इस किताब का होना कोई नेमत है? देखो, हर हाल में जो है ना, अल्लाह पाक का हमें शुक्र ही अदा करना चाहिए, हर हाल में, हम जिस हाल में भी हैं। जब ये ओपन बुक नहीं था तब भी अल्लाह का बहुत करम था कि ओपन बुक नहीं था, अल्लाह पाक का बहुत एहसान था। और अब जब ये पेपर ओपन बुक है तब भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का करम है कि ये पेपर ओपन बुक है, क्योंकि हमारे लिए इसी में बेहतरी है, हमारे लिए इसी में भलाई है, ठीक है। अच्छा, तो सर क्या ये ओपन बुक पेपर अगर है तो क्या हम इस पे बहुत ज्यादा तकिया कर लें, इस पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लें कि किताब तो हमारे पास है, नहीं भी समझ आया, नहीं भी पढ़ा कोई सेक्शन तो एग्जाम में जाके पढ़ ले, क्या ऐसा कर लें हम? हमने कहा ऐसा कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जिसने इन 6 महीनों में इस ऑर्डिनेंस से कोई चीज नहीं पढ़ी तो एग्जाम में तो वो नहीं पढ़ेगा। पढ़ने के लिए तो ये 6 महीने हैं, जिसने पढ़ना है इन 6 महीनों में पढ़ना है। एग्जामिनेशन हॉल में आप वही चीज खोल सकते हो जो आपको पता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे पता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किस सेक्शन में, सेक्शन 39 में, तो ही मैं खोल के उसको रीड कर सकता हूं कि भाई ये चीज लिखी हुई है वहां पे या नहीं लिखी हुई है। या मुझे कम से कम इंडेक्स रीड करना, अब इंडेक्स भी इतना बड़ा है तुम कहां ढूंढोगे उसको, अनटिल अनलेस आपने पहले से वो सेक्शन पढ़ा हुआ हो, मार्क किया हुआ हो, मोटी चीजें हाईलाइट की हुई हो, ऑर्डिनेंस को रेफर आपने किया हुआ हो, तब तो एग्जाम में आपको ये चीज फायदा दे सकती है, ठीक है। अदरवाइज
ओपन बुक आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगी। हाँ, कहाँ फायदा मिल सकता है आपको, रेट्स बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हो, खोल सकते हो। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई एग्जेम्पशन है, अब आपको पता नहीं चल रहा यार ये एग्जेम्पशन है या नहीं है, आपने खोल के चेक कर लिया। सेल्स टैक्स में जैसे एग्जामिनर ने अब इस तरह से क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है कि वो कोई ऐसा आर्टिकल जो या एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करता है या जीरो रेटेड में फॉल करता है, उसको बाय नेम दे रहा है वो, ठीक है। अब वो 4th शेड्यूल में है या 5th शेड्यूल में है या 3rd शेड्यूल में है, ठीक है, कौन से शेड्यूल में फॉल करता है, तो हमें वो शेड्यूल खोल के देख सकते हैं कि भाई ये आइटम क्या हमें एग्जेम्प्ट के शेड्यूल में मिल रहा है, ठीक है, 5th शेड्यूल में और 6th शेड्यूल में मिल रहा है, किस कैटेगरी में मिल रहा है, तो ठीक है, हमने खोल के देख लिया। लेकिन उसके लिए भी रेकमेंड यही किया जाता है कि कम से कम आपने पहले एक दफा स्किम जरूर किया हो, तभी आपके दिमाग में क्लिक करेगा ना, वरना वो एक आइटम को आप कहां कहां ढूंढोगे, किस किस शेड्यूल में ढूंढोगे। तो ओपन बुक का फायदा तब होगा जब आपने ढंग से पढ़ा हुआ होगा, सही है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा हम अपने कोर्स प्लानर पर भी आते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम किस तरह से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे, मैं उसके आपको इंशाल्लाह ताला हैंडआउट्स दे रहा हूँ, और उन हैंडआउट्स के अंदर मैक्सिमम वही लैंग्वेज लिखी हुई होगी जो ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज है। काफी जगहों पर मैं डायरेक्ट ऑर्डिनेंस रेफर कर रहा हूँ और ऑर्डिनेंस से हम लोग सेक्शन रीड कर रहे होंगे, तो एक मिक्स एंड मैच टाइप अप्रोच चल रही होगी। लेकिन मैक्सिमम चीजों के आपको मैं हैंडआउट दे रहा हूँ और हम हैंडआउट से पढ़ रहा हूँ। जो सेक्शन हम हैंडआउट से भी पढ़ेंगे, उसूलन होना ये चाहिए कि आप घर जाएं और एक बार उसको जरा ऑर्डिनेंस में जाके मार्क कर लें। मैंने अगर कोई मोटी चीज आपको मार्क करवाई है, हाईलाइट करवाई है, तो आप घर जाके ऑर्डिनेंस खोलकर उसको ऑर्डिनेंस में मार्क कर लें, ठीक है। क्योंकि आप अगर खुद से ही इस ऑर्डिनेंस से फेमिलियराइज होना चाहेंगे तभी आप हो सकते हैं, वरना आप नहीं हो सकते, ठीक है। और ड्यूरिंग क्लास मैं ऑर्डिनेंस खोलकर जो सेक्शन मुझे रेफर करना होगा मैं उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, हम उस सेक्शन से रीड भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम कर रहे होंगे। अच्छा भाई, कितनी क्लासेस होंगी हमारी वीक में? अच्छा, उसके लिए एक तो मैं ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कोर्स प्लानर भी शेयर कर देता हूं। अच्छा, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं उम्मीद करता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। बेटा, क्या ऑनलाइन वाले बच्चे CFEP 5 के जून 2022 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं? जरा मुझे कंफर्म कर दो बेटा। ठीक है बेटा, जबरदस्त। तो ये हैंडआउट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिसीव हो गया होगा, ठीक है। अच्छा भाई, चलो तो जो मैंने हैंडआउट्स शेयर किए हैं बेटा, उसमें एक हैंडआउट है हमारे पास CFEP 5 के सिलेबस का, ठीक है। CFEP 5 के सिलेबस का एक हैंडआउट है हमारे पास कोर्स प्लानर
और कोर्स प्लानर, एक है हमारे पास टॉपिक वाइज पास्ट एग्जाम ट्रेंड एंड वेटेज, और फिर एक हैंडआउट है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट का। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सबको वो मिल गया है ग्रुप पर। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कोर्स प्लानर से। कोर्स प्लानर से हम इसको किस तरह से, अच्छा फर्रुख बेटा, अगर आपको नहीं रिसीव हुआ है तो बेसिकली आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, CFAB5 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा KNS के फेसबुक पेज पे। KNS का फेसबुक पेज पे आप जाएंगे, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। मैंने इस ग्रुप पे सेंड कर दिया है, मैंने इस ग्रुप पे सेंड कर दिया बेटा, फिर आप चेक कर लें रिसीव हो चुका है स्टूडेंट्स को। ठीक है, वरना आप मुझे टेक्स्ट कर दें, कोई जिसको नहीं रिसीव हुआ है, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो बेटा हमारा कोर्स प्लानर सिलेबस को हम देखते हैं, बल्कि पहले सिलेबस को देखते हैं। अच्छा, सिलेबस को अगर आप खोलेंगे तो सबसे पहले ये आपका न्यू स्कीम, रिवाइज्ड स्कीम का सिलेबस है आपके सामने। रिवाइज्ड स्कीम का सिलेबस, अच्छा ये जो रिवाइज्ड स्कीम का सिलेबस है आपके पास, इसमें और पुरानी स्कीम में कोई फर्क नहीं है। ये रिवाइज्ड स्कीम जो अभी चेंज हुई है 2022 से जो एप्लीकेबल है, जो पुरानी स्कीम थी और जो नई स्कीम है CFAB5 में कोई खास चेंज नहीं है। ठीक है, दिस इज द लीस्ट अफेक्टेड पेपर। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले देखें कि ये जो स्कीम है और इसका जो सिलेबस ICAP ने आउटलाइन किया है, आप लोगों को दिया है, इसमें सबसे पहले तो प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी लेवल्स को डिसाइड किया है। P1, P2, P3। P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है? अच्छा भाई, तो बेसिकली यूं समझ लो, इसकी डिटेल में जाते रहना, पढ़ते रहना। यूं समझ लो, CA फाइनल के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट आमतौर पर टेस्ट होता है, इट इंक्लूड्स एवरी सॉर्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी। यू नीड टू बी द एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग खुद ही पढ़ते रहना। अच्छा, टेस्टिंग लेवल आर द मैक्सिमम मार्क्स असाइन्ड टू अ टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस। ठीक है भाई। अच्छा, टेस्टिंग लेवल्स, चलो ICAP ने वैसे तो ग्रिड दी हुई है, मार्किंग लेवल्स भी दिए हुए हैं, टेस्टिंग लेवल्स भी दिए हुए हैं, लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि वो मार्किंग वेटेज ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी सब्जेक्ट, यू नीड टू प्रिपेयर इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हमने इसमें कोई चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, हाँ वो वक्त था जब ओपन बुक नहीं होता था, तो टैक्स में से ये चीज छोड़ दी, याद नहीं करी, कंपनी लॉ में से ये चीज छोड़ दी, याद नहीं करी। अब तो ओपन बुक है, अल्लाह पाक ने ये नेमत दी है ना कि आप ले जा सकते हो किताब, तो उसको पढ़कर समझना है ना, समझ लो कौन सा याद करना है, कौन सा रट्टा लगाना है। ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, और आप प्रैक्टिकली उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो गए हो, कमेंट करने के काबिल हो गए हो, नंबर्स को डील करने के काबिल हो गए हो, तो क्या ये पेपर निकल सकता है आसानी के साथ? बिल्कुल निकल सकता है पेपर आसानी के साथ इंशाल्लाह। ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा भाई, प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स एंड एटीट्यूड। अच्छा, प्रोफेशनल वैल्यू एथिक्स, अब जाहिर सी बात है ये हर कोर्स में किसी ना किसी दर्जे में ICAP ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस के अंदर भी एथिकल
फ्रेमवर्क की चीजें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। हम देखते हैं, हम जब इसके कोर्स आउटलाइन को देखेंगे तो हम देखेंगे कि CFA 5 में क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। अच्छा भाई, अब आगे आ जाओ। पेज नंबर जो आपका सिलेबस है उसका पेज नंबर 22, इस पर आ जाओ। टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस competency, prepare and analyze relevant tax information. टैक्सेशन पढ़कर एक तो टैक्स के डिफरेंट प्रोविजंस को इंटरप्रीट करना आना चाहिए, और फिर अल्टीमेट जिस तरह अकाउंटिंग पढ़ के हम समझते हैं ना कि हमें बैलेंस शीट बनाना आनी चाहिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाना आनी चाहिए, हमें एडजस्टमेंट करना आनी चाहिए, तो टैक्स पढ़कर टैक्स की इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना आनी चाहिए, टैक्स का रिटर्न प्रिपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। और टैक्स के रिटर्न में हर चीज आ जाती है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। अच्छा, ग्रिड देख लो भाई, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एथिक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एथिक्स। तो इनकम टैक्स 75 to 80 टीचिंग आवर्स, ये ICAP कहता है, वेटेज है 50 to 60 मार्क्स का। सेल्स टैक्स FED 55 to 60 टीचिंग आवर्स, वेटेज ICAP कहता है 30 से 45 मार्क्स की। एथिक्स 10 to 15 और ICAP कहता है कि ये वेटेज है 5 to 10 मार्क्स की, ठीक है, ये ICAP कहता है। हम जरा देखते हैं कि कोर्स प्लानर में हमने क्या वेटेज रखी है। हमने कोर्स प्लानर में इनकम टैक्स लॉज की वेटेज जो टाइम एलोकेशन रखा है, टाइम एलोकेशन। इनकम टैक्स देखो ठीक ठाक टाइम ले जाता है इनकम टैक्स, ठीक है, तो 75 to 80 तो नहीं, 110 to 130 आवर्स ये इनकम टैक्स ले जाएगा। सेल्स टैक्स एंड FED लॉज 40 to 50, यानी कि ICAP ने जो वेटेज दी है ठीक है, उसके हिसाब से सेल्स टैक्स FED लॉज। सेल्स टैक्स में टाइम ज्यादा नहीं लगता, FED में टाइम ज्यादा नहीं लगता, एरिया छोटा है और मार्क्स गेनिंग है, ठीक है। और एथिक्स 10 to 15, आमतौर पर एथिक्स का पोर्शन आसान सा होता है, उसमें कोई गाइडेंस आप लोगों को वैसे रिक्वायर्ड एज सच नहीं होती है, तो थियोरेटिकल पोर्शन है, इजी पोर्शन है, तो उसमें तो कोई खास टाइम हमारा लगता ही नहीं है। इनफैक्ट वो स्टूडेंट्स खुद ही देख लेते हैं, खुद ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक हमारी कितनी होंगी? 3 से 4 क्लासेस। 3 क्लासेस इनिशियली, जरूरत पड़ी मैं 4 कर दूंगा। एस्टिमेटेड कोर्स कंप्लीशन डेट इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है, इफ एवरीथिंग गोज फाइन, 15th of May 2022। मोड क्या होगा हमारा, किस तरह से क्लासेस होंगी, किस तरह से डिलीवर होंगी क्लासेस। सो मोड इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको हर तरह से फैसिलिटेट करें। ऑन कैंपस क्लास हो रही होगी, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। सो दोज स्टूडेंट्स हु विश टू अटेंड क्लास फिजिकली, दे आर मोस्ट वेलकम, दे आर मोर देन वेलकम। सही है, सबसे एक्टिव मोड ऑफ लर्निंग यही होता है। सबसे एक्टिव मोड यही होता है। फिजिकल भी होगी और ऑनलाइन भी होगी। ऑनलाइन में लाइव भी और आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं इसमें हमेशा एक बात स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं, सजेस्ट करता हूं, कोशिश करो कि क्लास को उसी दिन अटेंड करो जिस दिन क्लास हो रही है, ठीक है। और ये कोशिश करो कि कैंपस जाके अटेंड कर लो, फिजिकली अटेंड कर लो। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये कि जब आप कैंपस नहीं आएंगे ना तो आप पड़ जाएंगे थोड़े से ढीले, थोड़े से नहीं ज्यादा ढीले पड़ जाएंगे। ऑनलाइन लाइव में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। आप लाइव ऑनलाइन ले रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर
ऑफिस में बैठ के ले रहे हैं तो कोई काम याद आ गया, सीनियर ने जाने नहीं दिया, भाई यहीं बैठ के लाइव देख लो, तो कोई काम दे दिया उसने। घर बैठे हुए हैं तो भाई खाने का टाइम हो गया तो फिर खाना खाने के लिए बैठ गए, या खाते भी जा रहे हैं क्लास भी लेते जा रहे हैं, तो इससे वैसी ही डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और रिसेप्टिविटी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोशिश तो ये करो कि फिजिकल ऑन कैंपस ले लो। सेकंड प्रायोरिटी नहीं ले सकते तो लाइव ऑनलाइन अटेंशन के साथ, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को जरा रिमूव करके। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप क्लासेस के साथ साथ चलते रहेंगे, पीछे नहीं होंगे। अगर आप फिजिकल और लाइव ऑनलाइन में नहीं रहे और आपने कहा यार सर अब तो मैं रिकॉर्डेड देखता हूं, आप जब क्लास कराएंगे रिकॉर्डिंग अपलोड होगी फिर मैं देखूंगा, उसमें होता ये चांसेस ज्यादातर होता यही है कि आपके लेक्चर्स पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके लेक्चर्स पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं तो फिर सोचती आती है भाई इतने सारे लेक्चर हो गए, कौन देखेगा। हाँ, एक चीज इंशाल्लाह ताला जो मैं मेरी जात से पूरी कोशिश होगी कि मैं लेक्चर्स को डंपिंग ना करूं। डंपिंग से मुराद ऐसा भी होता है कि भाई रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो मैंने रिकॉर्डिंग बहुत सारी रिलीज कर दी कि भाई आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हम लोग लाइव क्लासेस में ही अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, जो आपकी क्यूरीज हो वो आप पूछ सकते हैं। रेकमेंडेड फिजिकल मोड, नहीं आ सकते हो, नहीं आ रहे हो, अब मैंने ये देखा है कि सीए फाइनल के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन की तरफ ही जा रहे हैं। दे फील दिस मोड टू बी कंफर्टेबल। ठीक है, इफ यू आर फीलिंग दिस मोड टू बी कंफर्टेबल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है, ये आपको हरामखोर बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, यू हैव टू बी वेरी एजाइल, जिसके लिए अगर आ जाओगे फिजिकल क्लास में तो उससे होगा ये कि टीचर भी जरा एंगेज रहेगा, ठीक है। आप लोगों के सवाल आते रहेंगे, आप लोगों की शक्ल हमें नजर आती रहेगी, तो थोड़ी सी एनर्जी हमारी भी बनी रहेगी, ठीक है भाई। तो कोशिश ये कर लो कि कैंपस में आके ले लो। अच्छा भाई, मोड पर मैंने बात कर ली। अच्छा, उसके बाद अच्छा अब जरा वापस से आ जाओ इस पर, प्लानर पर। ये हमने डिस्कस कर लिया 360 डिग्री फैसिलिटेशन। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ऑन कैंपस, लाइव, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड। आईकैप्स गाइडलाइन ऑन ओपन बुक पॉलिसी, ये मैंने कुछ बातें लिख दी हैं कि फ्रॉम समर 2019 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स एग्जामिनीज कैन ब्रिंग बेयर एक्ट, आप ला सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, और बेयर एक्ट खैर मार्केट में अवेलेबल है ही। ये जो हैंडबुक ऑफ टैक्स लॉज है बाय सर खालिद पेटी वाला, ये आप लोग परचेज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, और रेफरेंस बुक के तौर पे भी एडवांस टैक्सेशन की एक बुक अवेलेबल है सर खालिद पेटी वाला की, वो भी आप लोग परचेज कर लेंगे, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस हम रेफर करते रहेंगे, कुछ मटेरियल हम रेफर करते रहेंगे। अच्छा भाई, और मेरे हैंडआउट्स तो मैं आपको दूंगा ही इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, नोट फॉर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा कीमती नोट है जो मैंने आपके लिए लिखा है। Since this is an open book examination, students are required to develop practice of using bare acts during their preparation wherever needed to avoid hassle in examination. Carrying bare acts does not substitute the need of proper conceptual understanding. आपके पास अगर किताब है, ये bare act है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर हमारे पास तो हम तो एग्जाम में तोप लेके जा रहे हैं, हम तोपे चला देंगे एग्जाम के अंदर। नहीं, ये तोप तब चलेगी जब आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। It is practically not possible to refer ordinance again and again for drafting or every answer, ठीक है। आपको लॉ पता होना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। आप हर ट्रीटमेंट के लिए लॉ खोल के लॉ की वर्डिंग्स को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब आप एग्जामिनर के सजेस्टेड सोल्यूशन देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सजेस्टेड सोल्यूशन में, और एग्जामिनर भी इस बात पे फोकस करता है दैट यू अप्लाई योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग। आपको लॉ की वर्डिंग यूज करना जरूरी नहीं है। Bare Act is generally useful to refer rates, limits, schedules wherever needed during examination. Bare Acts का यही फायदा है, इससे ज्यादा और फायदा मुझे नजर नहीं आता है। ठीक हो गई बात? ये बात क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आ जाओ वापस से सिलेबस के ऊपर। की एग्जामिनेबल टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, इनकम टैक्स। अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ज्यादा डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं बात करता हूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में जो कुछ है वो हमारे कोर्स का पार्ट है, इन शॉर्ट, ठीक है। इन शॉर्ट इनकम टैक्स में जो कुछ है हमारे कोर्स का पार्ट है।
कुछ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है, ये तो हम साथ साथ देखते रहेंगे। हैंडआउट्स में ही पास्ट पेपर के क्वेश्चंस इंक्लूड मैंने कर दिए, ठीक है। तो क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है, वो हमारी नजरों के सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि सीए फाइनल लेवल के ऊपर यू कैन नॉट अफोर्ड सिलेक्टिव स्टडीज, ठीक है। तो ये बात मैं यहां लिख भी दूं। हाईली डिस्करेज्ड। कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीए के सब्जेक्ट्स में, सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स में खासतौर पर। कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा भाई, तो इनकम टैक्स में जो कुछ है वो सब आएगा, ठीक है भाई। सेल्स टैक्स एक्ट आपका पूरा कवर्ड है। सेल्स टैक्स रूल्स, अच्छा इनकम टैक्स, ना सिर्फ इनकम टैक्स बल्कि इनकम टैक्स रूल्स आगे हम देखेंगे। इनकम टैक्स रूल्स भी कवर्ड हैं, सर्कुलर्स भी कवर्ड हैं, एसआरओस भी कवर्ड है सारे इसमें। सेल्स टैक्स की बात करेंगे तो सेल्स टैक्स एक्ट पूरा कवर्ड है। एफईडी पूरा नहीं है आपके कोर्स का पार्ट, ठीक है, हम देखेंगे क्या है कोर्स का पार्ट। अच्छा, एथिक्स की कुछ चीजें कवर्ड हैं। अच्छा आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस, तो यहां पर सारे के सारे सेक्शन नंबर, शेड्यूल्स और ये सारी चीजें डिटेल में बता दी गई हैं। इन शॉर्ट मैं वही कह रहा हूं कि इनकम टैक्स में जो भी है सब आपने पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल लो इंपॉर्टेंस की होंगी, इजी होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, थियोरेटिकल होगी, टेक्निकल नहीं होगी, उसको मैं बताऊंगा, वो आप लोगों ने रीड कर लेनी है। बाकी जो चीजें टेक्निकल हैं, एग्जामिनेबल हैं, पूछी जाती हैं, मुश्किल हैं, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी, इनकम टैक्स रूल्स भी, रेलेवेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स देख रहे हो 1 2 3, relevant notification circulars issued under income tax ordinance and rules made thereunder and model double tax treaty country specific। अच्छा, तो ये सारी के सारी चीजें तो मैंने बताया जो इनकम टैक्स के अंडर है वो सब आपको कवर करना। सेल्स टैक्स एंड एफईडी, सेल्स टैक्स एक्ट आपने कवर करना है, सेल्स टैक्स रूल्स आपने कवर करने हैं, फेडरल एक्साइज एक्ट, फेडरल एक्साइज रूल्स, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन सेक्शन 1 to 2। अच्छा भाई, ये आप देख सकते हैं कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर्ड हैं एफईडी के अंदर। जब एफईडी पर आएंगे तो देखेंगे कि क्या चीज है, अभी हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिवाइज 2019 और उसमें कौन से सेक्शंस इंक्लूडेड हैं ये भी मेंशन्ड है। सो आईकैप हैज गिवन अ वेरी डिटेल्ड गाइडलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेबस। नहीं भी बताता आईकैप और कह देता कि टैक्स है तो इसका मतलब हमें सब कुछ कवर करना है, ठीक है, और हर चीज को हमने पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो यहां तक अगर किसी के जहन में कोई डाउट, कोई डिस्कशन, कोई चीज वो डिस्कस करना चाहे तो प्लीज मुझे बता दें। उसके बाद हम आते हैं पास्ट एग्जाम ट्रेंड पर। Past exam trend, weightage। अच्छा, मैंने एक ग्रिड, एक चार्ट फॉर्म आपके लिए बनाया है जिससे आपको ये पता लगेगा कि एग्जाम में कौन से एरिया से कितने मार्क्स की टेस्टिंग होती रही है पास्ट में, ताकि आपको ये पता लग सके कि कौन सा एरिया कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर कितना फोकस करता है, ठीक है। तो ये पास्ट एग्जाम ट्रेंड भी आप लोगों के सामने है, मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा भाई, तो ये लास्ट 10 अटेम्प्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अटेम्प्ट्स का ट्रेंड है, ठीक है, जिसमें से स्पेसिफिकली
जो हमारे काम के हैं वो समर 19 से हैं, ठीक है, समर 19, विंटर 19, जब से ये ओपन बुक हुआ था। अच्छा, एक चीज जो आपने देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स एप्लीकेशन क्वेश्चंस, इनकम टैक्स एप्लीकेशन क्वेश्चंस जो लास्ट अटेम्प्ट में आ रहा है 44, उससे पहले अटेम्प्ट में आ रहा है 42, उससे पहले अटेम्प्ट में आ रहा है 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, और उससे पिछले अटेम्प्ट में 52 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। सबको नजर आ रहा है ये इनकम टैक्स एप्लीकेशन क्वेश्चन? हमने कहा सर इनकम टैक्स एप्लीकेशन क्वेश्चंस जो एनालिसिस है उससे हम क्या टेक अवे लिया है कि सर ये 40 to 50 मार्क्स का इनकम टैक्स एप्लीकेशन क्वेश्चंस टेस्ट हो रहे हैं। 40 to 50 मार्क्स के इनकम टैक्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस टेस्ट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ही हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर्स पे बेस नहीं कर रहे, इसमें कैलकुलेशन नहीं मांग रहा एग्जामिनर, इसमें एग्जामिनर ये नहीं कह रहा। आमतौर पर एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट होती थी जब सी एंटर में आपने टैक्स पढ़ा था? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी, यही होता था, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन की बात होती थी। तो सर यहाँ पे क्या कंप्यूटेशन की बात है? हमने कहा नहीं, यहाँ पे कंप्यूटेशन की बात नहीं है। एग्जामिनर कहेगा कमेंट, एडवाइज, टैक्स इंप्लीकेशन, टैक्स ट्रीटमेंट, कंप्यूटेशन नॉट रिक्वायर्ड। उसमें क्या करना होगा? उसमें आपने लफाजी करनी होगी, उसमें आपने टैक्स ट्रीटमेंट बताना होगा। अच्छा, टैक्स ट्रीटमेंट भी बच्चे जब ड्राफ्ट करते हैं, आप एग्जामिनर कमेंट पढ़िएगा, तो जब एग्जामिनर के कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एग्जामिनर खून के आंसू रो रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई बच्चे जब ड्राफ्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फजूल ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। यू आर सीए फाइनलिस्ट्स, ठीक है, आपको अंग्रेजी आती है, आपको लॉ पता है, और थ्रू प्रैक्टिस उसे अप्लाई करना आना चाहिए। जब ये सब कुछ आता है, देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू एडवाइज प्रॉपर्ली, देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू ड्राफ्ट प्रॉपर्ली। सो ड्राफ्टिंग इज द की, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी ड्राफ्टिंग बहुत मैटर करती है, और ड्राफ्टिंग सिर्फ एक ही तरह से इंप्रूव हो सकती है, थ्रू प्रैक्टिस। हम देखेंगे किस तरह से ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, किस तरह से किसी ट्रीटमेंट को आपने एग्जीक्यूट करना है। एक होता है थॉट प्रोसेस एग्जीक्यूट करना। मुझे कोई कहे कि भाई इसका सर इसको एडवाइस करना है, अब मैं हो सकता है कोई चीज पहले लिख दूं, कोई चीज बाद में लिख दूं। जो चीज बाद में आनी चाहिए वो मैंने पहले लिख दी, जो पहले आनी चाहिए मैंने बाद में लिख दी। तो लिखा है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस चलना कैसे चाहिए, आपने सोचना कैसे है? क्योंकि अगर आपने रैंडमली किसी चीज को अटेम्प्ट किया तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स भूल जाओगे, ठीक है, स्किप कर जाओगे। लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस चैनलाइज्ड हुआ, कैसे सोचना है, मिसाल के तौर पर कोई सिचुएशन आ गई एग्जाम के अंदर, ठीक है, एग्जाम के अंदर मुझे याद पड़ता है 2 अटेम्प्ट पहले एग्जामिनर ने विंटर 2020 का क्वेश्चन है, और वो कैपिटल गेन और IFOS उससे मिला के एक पार्ट दिया 7 मार्क्स का। अच्छा, वो ऐसा पार्ट जिसमें कैपिटल गेन की नॉलेज इस्तेमाल होती थी, IFOS की नॉलेज इस्तेमाल होती थी, और मिसाल के तौर पर अगर वो सीए इंटर के बच्चे को भी दे दिया जाए पेपर में तो वो भी कर सकता है, क्योंकि उसको भी कैपिटल गेन आता है, उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है। लेकिन एग्जामिनर के कमेंट्स में एग्जामिनर लिखता है कि ओनली 7% नहीं 2%, only 2 to 3% students scored passing marks in this part। 7 मार्क्स का पार्ट था। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का पार्ट था। एडवाइस ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट एडवाइस करना था, ठीक है। और उसमें सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि एक मदर थी, मदर ने अपनी डॉटर को ज्वेलरी गिफ्ट की। जब ज्वेलरी गिफ्ट की तो उसकी कॉस्ट क्या थी वो बताया हुआ था पूरा। डॉटर रेजिडेंट थी, नॉन रेजिडेंट थी, वो बताया हुआ था। डॉटर ने आगे उसको सेल कर दिया था। तो उस पूरे सिनेरियो के अंदर आपने ट्रीटमेंट बताना था, और उसमें यू नीड टू नो कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो आपने चैनलाइज कैसे करना है अपना थॉट प्रोसेस? सबसे पहले आपने देखना ये है कि ये जो एसेट है क्या ये कैपिटल एसेट है। आपने बताना है एग्जामिनर को
कि क्या ये जो ज्वेलरी है क्या ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करता है। सबसे पहले तो ये बताना है आपने, अगर करता है तो फिर अगला जुमला आपने ये लिखना है कि द डिस्पोजल ऑफ दिस कैपिटल एसेट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये बताइए आपने। अच्छा, अब जो ज्वेलरी है वो नॉर्मल कैपिटल एसेट नहीं है, वो स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट है अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। तो फिर आपने ये बताना है कि दिस इज अ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 इन व्हिच द गेन विल बी टैक्सेबल सब्जेक्ट टू द होल्डिंग पीरियड whereas loss will not be recognized। गेन आएगा तो टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल भी होगा सब्जेक्ट टू होल्डिंग पीरियड। एक साल से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड है तो 75% टैक्सेबल, 25% एग्जेम्प्ट। और अगर लॉस आ रहा है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ये ट्रीटमेंट आपने बता दिया। क्या ट्रीटमेंट खत्म हुआ? नहीं, खत्म नहीं हुआ। ये तो आपने कैपिटल एसेट का डिस्पोजल बता दिया, गेन आएगा, लेकिन क्या ये गेन आएगा मदर के हाथों में? मदर के हाथों में गेन नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज दिस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर नॉन रिकॉग्निशन रूल। ठीक है, अब नॉन रिकॉग्निशन रूल का सेक्शन जिसके जहन में है उसको ये बताया कि सर ये ट्रांजैक्शन अच्छा जिस अटेम्प्ट में आया था उस अटेम्प्ट में आईएफओएस में सेक्शन 39 में रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें रिलेशनशिप्स स्पेसिफाइड थे। लेकिन अब एनआरआर में भी रिलेटिव का वर्ड यूज किया हुआ है और आईएफओएस सेक्शन 39 में भी रीसेंट फाइनेंस एक्ट के अंदर इसको अमेंड कर दिया और रिलेटिव का वर्ड ही यूज कर लिया, तो मिसमैच खत्म हो गया। और रेजिडेंशियल की कंडीशन जो उस वक्त एप्लीकेबल थी अब वो खत्म कर दी कि रिसिपिएंट शुड बी अ रेजिडेंट इन द रेलेवेंट टैक्स ईयर। ये कंडीशन भी अब टैक्स वालों ने खत्म कर दी है, फाइनेंस एक्ट ने रिमूव कर दी है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भाई दिस ट्रांजैक्शन फॉल्स अंडर एनआरआर नॉन रिकॉग्निशन रूल, देयरफॉर नो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड। मदर के हाथों में कोई कैपिटल गेन कैपिटल लॉस नहीं आएगा। ठीक है, फिर यही सारा थॉट प्रोसेस डॉटर की एंड से करना है। देखो 7 मार्क्स एग्जामिनर ऐसे प्लेट पर सजा के थोड़ी देगा, आपने उस ट्रीटमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली बताना है फ्रॉम गिवर्स पर्सपेक्टिव, ट्रांसफरर्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम ट्रांसफरी पर्सपेक्टिव। एग्जामिनर ने तो बोला ट्रीटमेंट बताओ, टैक्सेबिलिटी बताओ। किसकी बतानी टैक्सेबिलिटी? मदर की, डॉटर की? दोनों की बतानी है। मदर की बता ली, जो कैलकुलेशन हो सकती है वो भी करो, फिर डॉटर पे आ जाओ। अब डॉटर की बतानी, डॉटर के लिए क्या टैक्सेबल होगा नहीं होगा? सर डॉटर को तो गिफ्ट मिला है, डिस्पोजल तो नहीं है। इसका मतलब कैपिटल गेन में तो डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट जाता है, डिस्पोजल थोड़ी है। ये तो रिसीव हुआ है, आईएफओएस गिफ्ट रिसीव्ड। सर रिलेटिव से मिला है, आईएफओएस में नहीं जाएगा। आईएफओएस ने कहा है अदर देन रिलेटिव, आईएफओएस में नहीं जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। उस सवाल में क्या था? ज्वेलरी भी थी, कैश भी था। लेकिन आईएफओएस कहता है कि अगर तो कैश में गिफ्ट मिल गया अदर देन बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं मिला, कैश में मां ने बेटी को 5,000 रुपए की एक गड्डी दे दी गिफ्ट में, ले बेटा तेरी बर्थडे का तोहफा। अब अगर 5 लाख रुपए थ्रू कैश दे दिया मदर ने डॉटर को गिफ्ट, बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं है, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो उस सवाल में ये भी था, कैश ओपन चेक के थ्रू पैसे दे दिए, वो टैक्सेबल था। कितनी सिंपल टैक्सेशन थी सीए इंटर के लेवल की। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स कितने परसेंट पास हुए? उसमें सिर्फ 2% पास हुए, 2% पास हुए, 2% पास हुए। तो ये शर्म का मकाम है या नहीं है सीए फाइनल के बच्चों के लिए? उससे अच्छे, उनसे अच्छे तो फिर सीए इंटर के बच्चे। क्या ख्याल है? तो हमने कभी भी सब्जेक्ट को हल्का नहीं लेना, लाइट नहीं लेना। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है, कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह ताला अगर हम ये कर पाए तो इंशाल्लाह ताला हमारा पेपर पास हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकम टैक्स एप्लीकेशन की। ये आपने देखा कि 40 to 50%, अब जब से ये पेपर ओपन बुक हुआ है एग्जामिनर 40 to 50% इनकम टैक्स की एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा है। इनकम टैक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम में भी पूछा 18 मार्क्स का, उससे पहले पूछा 16 मार्क्स का। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। और स्टूडेंट्स आमतौर पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंटरेस्ट वैसे भी लेते हैं क्योंकि उसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो वैसे भी स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर 18 मार्क्स का कोई मुश्किल सवाल भी आ जाएगा तो 13-14 मार्क्स लेना, इसके अंदर कोई टेक्निकल बात, मुश्किल बात नहीं होता। सही है।
असल स्टूडेंट्स जो फंसते हैं, एक तो वो यहीं फंसते हैं इनकम टैक्स एप्लीकेशन क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग के इशू की वजह से। फिर देखो सेल्स टैक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 19 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इनकम टैक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तकरीबन रह रहा है 15 to 20 मार्क्स। फिर आपके पास सेल्स टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये देखो एवरेज अगर मैं 3-4 अटेम्प्ट का उठाऊं तो कितने मार्क्स का, 17 से 20 मार्क्स, ऐसा ही है। सेल्स टैक्स एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड मतलब प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल को मैंने प्रैक्टिकल लिखा है, एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन। सेल्स टैक्स का एप्लीकेशन देख लो 5 to 10 मार्क्स, और एफईडी कितना, 8 to 10 मार्क्स, और एथिक्स अराउंड 4 to 5 मार्क्स। ऐसा ही है। जो मार्किंग वेटेज, जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेटेज हमने देखी, क्या ऐसा ही देखा हमने बेटा? हाँ, ठीक है। टॉपिक वाइज एग्जाम ट्रेंड ये भी हमने देख लिया, और अगर आपने इसको कॉपी कर लिया है तो क्या मैं इसको रब कर दूं? ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे तो कॉपी नहीं करते, वो कहते हैं भाई हमने स्नैपशॉट ले लिया सर, प्रिंट स्क्रीन कर लिया हमने, ठीक है। चलो खैर, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं टेक्निकल, ये बातें सारी हमने डिस्कस कर ली। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लिखी हुई भी हैं ये बातें, और मैं इसको रख इन सारी बातों के बाद बेटा अब हम आते हैं अपनी असल डिस्कशन की तरफ। इनकम टैक्स। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे कोई सवाल तो नहीं है आपका? इज एवरीथिंग ओके? आवाज आ रही है आपको प्रॉपरली? कोई मसला तो नहीं है बेटा? जरा मुझे कंफर्म कर दो। एवरीवन? गुड। अच्छा भाई, तो अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन पर। अल्लाह का नाम लेके इस कोर्स का आगाज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन का आगाज करते हैं। हैंड आउट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का हैंड आउट मैं आपको दे चुका हूं, और उस हैंड आउट को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं, बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स। अच्छा, ये हमें पता लग गया कि कोर्स के 3 हिस्से हैं, 3 ब्रॉड हिस्से हैं। इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स में फेडरल सेल्स टैक्स भी है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी है। प्रोविंशियल बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, उसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। एफईडी है और एथिक्स है। सबसे बड़ा पोर्शन, सबसे ज्यादा मार्क्स का पोर्शन, और टाइम के हिसाब से भी जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम लेगा जो पोर्शन, दैट इज इनकम टैक्स, ठीक है। तो हम इनकम टैक्स से आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? डायरेक्ट टैक्स। मैं इस वर्ड पर आता हूं, इनकम पे और टैक्स पे। इसके इन अल्फाज के मीनिंग्स को भी हमें एनालाइज करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन है डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, वेयर एज सेल्स टैक्स या एफईडी हो गया, ये कौन से टैक्सेस हैं सर? इन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? डायरेक्ट टैक्स देखो कहते हैं ना डायरेक्ट टैक्स, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स burden of tax and payment of tax ये सेम पर्सन पे होता है, ऑन सेम पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनकम अर्न कर रहा हूं, मैं सैलरी अर्न कर रहा हूं, मैं बिजनेस इनकम अर्न कर रहा हूं। मेरी बिजनेस इनकम पर टैक्स कौन पे करेगा? मैं खुद पे करूंगा। मिसाल के तौर पर सैलरी है, मिस्टर ए है, उसकी साल की सैलरी है, अज्यूम कर लो 4.5 मिलियन, ठीक है। इस सैलरी पर टैक्स कौन पे करेगा? इस सैलरी पर टैक्स कौन पे करेगा? सर इस सैलरी पर टैक्स मिस्टर ए पे करेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स, बर्डन किस पर है? बर्डन भी मिस्टर ए पर है। बर्डन से मुराद बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। व्हेन यू से टैक्स, टैक्स इज ऑलवेज अ बर्डन, ठीक है। टैक्स बर्डन है, किस पे बर्डन है? डिस्पोजेबल इनकम पे बर्डन है। क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तो जेब तो खाली हो जाती है। जेब से पूछो तो जेब कहेगी मैंने सुकून का सांस लिया, ठीक है, मुझ में से माल निकल गया, मैं तो हल्की हो गई। जेब कहती है मैं हल्की हो गई। तो सर ये बोझ किस पे है? ये हमारे दिल पे बोझ है। जब टैक्स निकलता है तो हमारे दिल पे चोट लगती है, ठीक है। बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। अगर एक बंदा सैलरी अर्न कर रहा है 45 लाख रुपए और उसकी सैलरी में से पूरे साल का टैक्स निकल जाता है 8 लाख रुपए का, तो अब उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचती है? 4.5 मिलियन में से आप 8 लाख रुपए लेस कर दो, ठीक है, 3.7 मिलियन बच जाती है खर्च करने के लिए। डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं जो इनकम खर्च करने के लिए बच गई है आपके पास। अच्छा भाई, तो पेमेंट ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स, या इसको याद रखने का आसान तरीका एक और भी है, ये इनकम पर डायरेक्ट लगता है, डायरेक्टली अप्लाइड ऑन इनकम। इनकम पर ये डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, ऐसा है या नहीं है? एक रेट होगा, वो दिया हुआ होगा, उस रेट को आप सैलरी पर अप्लाई कर दें, ठीक है। और हमें पता है कि नॉर्मल टैक्स के रेट डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है। डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है, ठीक है। अभी मैं ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा कि ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं। अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे बात कर रहा हूं, फिर मैं बात करता हूं कि ऑर्डिनेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये है डायरेक्ट टैक्स। मिस्टर ए की सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई हो गया, मिसाल के तौर पर 20% का इनकम टैक्स अप्लाई हो गया, डायरेक्टली उसकी इनकम पे अप्लाई हो गया। बर्डन भी मिस्टर ए का, मिस्टर ए को अपनी जेब से पे करना है, और पेमेंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को कर भी कौन रहा है? मिस्टर ए कर। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। मिस्टर बी, अगर उसकी बिजनेस इनकम है 35 लाख रुपए और मिस्टर बी की बिजनेस मिसाल के तौर पर एओपी या कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए है, अब कंपनी के ऊपर 29% का टैक्स लगेगा, कंपनी की डायरेक्टली इनकम पे टैक्स लगेगा। बर्डन किसके ऊपर है? कंपनी पर। पेयर भी कौन है? कंपनी है। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली इनकम पर नहीं लग रहा। सर अगर तो टैक्स डायरेक्टली इनकम पर लग रहा था, ये ज्यादा बेहतर था। जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसका उतना ज्यादा टैक्स, और ये लॉजिकल भी है, जवाब भी बनता है इसका। ऐसा ही है ना, जिसने इस मुल्क से ज्यादा फायदा उठाया टैक्स भी ज्यादा पे करे। ऐसे होता है ना भाई, जिसके पास लैंड क्रूजर है, जिसके पास पजेरो है, उसका रोड टैक्स भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रोड पे ज्यादा जगह घेर रही है।
तो इसी तरह से जो ज्यादा कमा रहा है टैक्स ज्यादा है, वो मुल्क से ज्यादा फायदा उठा रहा है, मुल्क के रिसोर्सेज से ज्यादा फायदा उठा रहा है, उसको ज्यादा फायदा दिया है इस अर्ज़ पाक ने। लॉजिकल भी है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहा, डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब सर ये इनडायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पर आपने एक बिस्किट परचेस किया, ठीक है, या आपने एक जूस परचेस किया, आपने एक जूस परचेस किया, वो जूस है अज्यूम कर लो 22 रुपीज का, प्लस 3 रुपीज उस पर है जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स। अभी मैं परसेंटेज के ऊपर नहीं जा रहा वरना डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। 22 रुपए का जूस है, 3 रुपए का है जीएसटी। कितने का पड़ा जूस आपको? 25 रुपए। ये 25 रुपए आपने अपनी जेब से निकाले, दुकान वाले को दिए और आपने जूस पी लिया, ठीक है। अच्छा बेटा, अजान की आवाज आ रही है तो हम अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। जब तक अजान की आवाज आ रही है थोड़ी सी जरा खामोशी इख्तियार करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सर 25 रुपए का बिस्किट है, 25 रुपए का बिस्किट हमने परचेज किया, उस 25 रुपए में 22 जूस है, उसमें से सर 22 रुपए तो थे जूस के पैसे, 3 रुपए था टैक्स, सेल्स टैक्स। और आपने कहा कि सेल्स टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इसको इनडायरेक्ट क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि ये टैक्स डायरेक्टली आपकी इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर पूरे साल में मैंने भी 20 जूस पिए, आपने भी 20 जूस पिए, भाई ये जूस का पीना, कंज्यूम करना, ये तो कंजम्पशन पर है ना। और अल्लाह पाक ने पेट तो सबको दिया है, भूख तो सबको लगेगी, कंज्यूम तो सब करेंगे। अच्छा, तो सर अब मैंने पूरे साल में कितने जूस कंज्यूम कर लिए? 20 जूसेस कंज्यूम कर लिए। मिस्टर ए ने भी, मिस्टर बी ने भी। सेल्स टैक्स मिस्टर ए ने कितना दिया? 3 into 20, और मिस्टर बी ने भी कितना दिया? 3 into 20, 60। मिस्टर ए की पूरे साल की इनकम है 4.5 मिलियन और मिस्टर बी की पूरे साल की इनकम है 0.5 मिलियन। जरा इस टैक्स का इस इनकम से रेशो निकालें, क्या ख्याल है? रेशो किसका ज्यादा आएगा? सर रेशो मिस्टर बी का ज्यादा आएगा। मैं 60 डिवाइडेड बाय 0.5 मिलियन करूंगा और 60 डिवाइडेड बाय 4.5 मिलियन करूंगा, तो क्या ख्याल है? जो भी परसेंटेज निकलेगी 0.00 करके निकलेगी, लेकिन ज्यादा किसकी होगी? मिस्टर बी की ज्यादा होगी, क्योंकि ये टैक्स मैंने डायरेक्टली इनकम पर नहीं लगाया। और जो टैक्स मैंने डायरेक्टली इनकम पर नहीं लगाया, क्या आपने देखा, उसने नाइंसाफी मचाना शुरू कर दी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को जन्म देता है। इससे वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल हो जाती है, इनइक्विटेबल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और आपको क्या लगता है ये इनडायरेक्ट टैक्स? वैसे तो हर बंदा आपको ये चीखता चिल्लाता नजर आएगा, हर सियासतदान आपको यही कहता नजर आएगा कि अवाम टैक्स नहीं देती, अवाम टैक्स नहीं देती, इसलिए मुल्क बहुत पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जैसे कि पाकिस्तान है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इनकम पर टैक्स लोग आमतौर पर नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार हमें फैसिलिटी क्या मिल रही है, रोड टूटे हुए हैं, चूल्हों में गैस नहीं आ रही है। आजकल सर्दियां हैं, चूल्हों में तो गैस ही नहीं आ रही भाई, चूल्हों में गैस आ नहीं रही है, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं, ठीक है, बिजली यहाँ चाहती है, नौकरियां यहाँ नहीं मिल रही हैं, ठीक है,
फैसिलिटीज ही नहीं है। तो लोग कहते हैं यार हम क्यों दें इनकम पे टैक्स, तो लोग टैक्स चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फिर लोग क्या करते हैं, हुक्मरान क्या करते हैं, हुकूमत क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, जो कि हमारी हुकूमत तबीयत से लगा रही है, ठीक है, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर लगा रही है, चाहे वो किसी भी चीज के ऊपर लगा रही है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तबीयत से लग रहे हैं, सेल्स टैक्स तबीयत से अप्लाई हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे, लोग टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। इनकम टैक्स नहीं दे रहे, बट दे आर अल्टीमेटली पेइंग यू द सेल्स टैक्स, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जबरी टैक्स समझ लो इसको, एक तरह का जबरी टैक्स है, समझ रहे हो। और इनकम टैक्स लोग अपनी इनकम बताते नहीं है, टैक्स देते नहीं है, लेकिन दिस इज डायरेक्ट टैक्स, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है, अब आओ उस बात पे। इस केस में burden of tax and payment of tax ये डिफरेंट पर्सन पर होता है। कैसे? बर्डन किस पर है सर? बर्डन तो मिस्टर बी पर है, बर्डन तो मिस्टर बी पर है। टैक्स का बर्डन मिस्टर बी पर है क्योंकि मिस्टर बी अपनी जेब से 22 और 3 25 रुपए निकाल के जूस ले रहा है, इतना तो हमें पता है, बाकी हम सेल टैक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। इतना हमें पता है बर्डन तो मिस्टर बी के ऊपर है, उसकी जेब से 3 रुपए निकल रहे हैं। लेकिन क्या मिस्टर बी हर जूस खरीदने पे 3 रुपए एफबीआर को देने जाता है? नहीं, वो तो रिटेलर को दे देता है। अब रिटेलर की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत को टैक्स पे करे, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ टैक्स और बर्डन ऑफ टैक्स इज नॉट ऑन द सेम पर्सन, ठीक हो गई बात। तो ये कुछ मुख्तसर से तारुफ था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। हम जिसको पढ़ने लगे हैं वो है इनकम टैक्स, विच इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं इन टर्मिनोलॉजीज की। इनकम और टैक्स। अच्छा, इनकम क्या है और टैक्स क्या है? अच्छा देखो, टैक्स को अगर आप अंग्रेजी जबान में भी देखोगे और डिक्शनरी में इसको तलाश करने की कोशिश करोगे, टैक्स मींस बर्डन, बोझ, बर्डन, लेवी, चार्ज, ठीक है। अच्छा सर, ये बर्डन किस चीज पर है? ये बर्डन है दिस द बर्डन ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम। This is the burden on your disposable income। आपकी डिस्पोजेबल इनकम, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने पूरे साल में 45 लाख रुपए कमाए, 50 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए उसका टैक्स निकल जाता है। तो सर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये है कि वो इनकम जो खर्च करने के लिए तुम्हारे हाथ में बचती है। तो 50 लाख में से जब 10 लाख रुपए का टैक्स निकल गया तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची? 40 लाख। तो बेसिकली द टैक्स इज रिड्यूसिंग योर डिस्पोजेबल इनकम। सो टैक्स इज अ बर्डन ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स के बारे में बहुत ज्यादा बात करेंगे। टैक्स है क्या, कैसे लगता है, किस रेट पे लगता है, अभी इतनी बात कर देना काफी है। ये वो लेवी है, ये चार्ज है, वो बर्डन है जो टैक्स पेयर पे बर्डन है और जाता है टैक्स पेयर के पास से हुकूमत के पास, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पूरा मुल्क, कहने को लोग कहते हैं कि पूरा मुल्क टैक्स से चलता है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे कर्जे भी होते हैं। तो अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो और जब भी बजट आता है और अगर किसी ने उस बजट को देखा हो गौर से, तो उस बजट के अंदर पूरे मुल्क का बजट ले डाउन किया जाता है। कितना हमें पैसा मिलेगा पूरे साल में, पूरे साल का, पूरे मुल्क का कितना हमें पूरे साल में पैसा मिलेगा और हमने मुल्क चलाने के लिए कितने खर्चे करने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं और एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। भाई मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना लगेगा, तालीम पर इतना लगेगा, सेहत पे इतना लगेगा, आर्मी इतना खा जाएगी, ये बजट है।
इतने पैसे हमको चाहिए, ठीक है, इतने पैसे चाहिए। अच्छा, कहां से आएंगे? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वो मेजर्स जो फिस्कल मेजर्स हैं, इनकम टैक्स से कितना आएगा, सेल टैक्स से कितना आएगा, ठीक है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स से कितना आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू, अच्छा ऐसे भी रेवेन्यू है जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज है, जो टैक्स के थ्रू नहीं है लेकिन रेवेन्यूज है। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो ट्रैफिक सिग्नल पे, अपने सिग्नल तोड़ लिया, चालान हो जाएगा, चालान का पैसा कहां जाएगा? हुकूमत के पास जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो गवर्नमेंट के पार्क्स हैं, आप गए, आपने पार्क की टिकट ली, पैसा कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये टूल टैक्सेस हैं, आप कराची से बाहर जाओ, कराची में और टूल प्लाजा पे आप टैक्सेस देते हो, पैसे किसके पास जाते हैं? ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ टैक्स रेवेन्यू नहीं होता, टैक्स रेवेन्यू भी होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, ठीक है। पूरे साल का एनुअल बजट ले डाउन होता है और जून, एवरी ईयर एवरी जून आता है एनुअल बजट। और उस एनुअल बजट में ये सारी किस्से कहानियां होते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारा रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू के अंदर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा भाई, एक्सपेंसेस थे हमारे दिस और रेवेन्यू हो गए हमारे दिस, पूरा नहीं पड़ा, ये अमाउंट क्या कहलाता है? बजट डेफिसिट। ये मुख्तसरन बता रहा हूं मैं आपको, सही है। ये आ गया आपके पास बजट डेफिसिट। ये बजट डेफिसिट अब कैसे पूरा होगा? अब हम भीख मांगेंगे, बोरोइंग, फाइनेंसिंग, ठीक है। हम लोगों से भी भीख मांगेंगे, हम बैंक से भी भीख मांगेंगे, हम स्टेट बैंक से भी लोन लेंगे, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी लोन लेंगे, IMF से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे, ठीक है। लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, बात समझ आती है। तो दिस इज टैक्स। ये टैक्स क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिस्कल मेजर। मुल्क चल रहा है इससे आपका, ठीक है। चलो, टैक्स के ऊपर इतनी बात काफी है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, विच इज इनकम। चलो, इनकम पर आ जाओ, इनकम पे डायरेक्ट टैक्स की बात करी हमने, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करी हमने, फिर टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यूज की बात करी, बजट डेफिसिट क्या होता है हमने उसकी बात करी। अब हम आते हैं इस वर्ड इनकम पर। अच्छा, ये वर्ड और इसकी डिस्कशन काफी तवील है। इनकम कहते किसको हैं? इनकम है क्या? देखो, एक तो ये चीज है कि जो लॉ में लिखी हुई है वो बातें तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे जहन में क्या कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज इनकम? एक लेमैन कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक लेमैन कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर जो चीज मेरी जेब में आ जाए ना वो इनकम है, जो माल, जो रोकड़ा, जो पैसा मेरे पास आ जाए ना वो मेरी इनकम है, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है, क्या हर रिसीट इनकम है? इज एवरी रिसीट योर इनकम? हमने कहा नहीं सर, हर रिसीट इनकम नहीं है, हर मिलने वाला माल मेरी इनकम नहीं है। मिसाल के तौर पर लेता तो मैं किसी से लोन भी हूं, पैसे तो मेरे पास तब भी आते हैं, जेब तो मेरी तब भी भारी हो जाती है, बैंक अकाउंट में तो मेरे पैसे तब भी आ जाते हैं, लोन लिया मैंने किसी से, लेकिन क्या वो लिया हुआ लोन मेरी इनकम है? नहीं सर, हम अकाउंटेंट्स हैं, हम सबको पता है कि जब भी लोन लिया जाता है, कैश बैंक डेबिट होता है और क्रेडिट क्या होती है? लायबिलिटी क्रेडिट होती है। लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट नहीं होती। तो हमने कहा सर, हर आने वाला माल, हर आने वाला पाई पैसा इनकम थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, फिर बेटा एक अजान की आवाज आ रही है, तो जरा अजान में हम खामोशी इख्तियार करते हैं 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अजान कंप्लीट हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा भाई, सर हर रिसीट तो इनकम नहीं है, अभी हम इनकम के कॉन्सेप्ट को जरा डिस्कस कर रहे हैं ना, इनकम क्या है। हमने कहा सर हर रिसीट तो इनकम नहीं है, तो इस रिसीट को 2 हिस्सों में क्लासिफाई करें सर, वो रिसीट जो इनकम है और वो रिसीट जो इनकम नहीं है।
तो हमने कहा सर इसको दो हिस्सों में हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, अच्छा ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे लॉ से बिल्कुल लिंक्ड है, ठीक है, और एक है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट ये इनकम है और कैपिटल रिसीट नॉट इनकम। अच्छा लेकिन सर कॉन्सेप्ट तो आपने अभी भी नहीं बताया, कॉन्सेप्ट तो आपने अभी भी नहीं बताया। अच्छा अभी हमने सिर्फ नाम डिसाइड किया है कि जो रिसीट इनकम होगी उसे रेवेन्यू रिसीट कहेंगे और जो रिसीट इनकम नहीं होगी उसे हम कैपिटल रिसीट कहेंगे। क्राइटेरिया फिर हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो क्या हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से ये बता सकते हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं, तीर तुक्के लगा सकते हैं कि क्या चीज हमारी आम बोलचाल में इनकम में आती है? बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहली तो सैलरी, जिसकी लालच में हमने सीए ज्वाइन किया था, ठीक है। तो हमने कहा सर सबसे पहले तो सैलरी, क्योंकि हम आमतौर पे कहते भी है ना सैलरी इनकम, ठीक है। तो जिसकी लालच में हमने सीए ज्वाइन किया था सर वो तो इनकम होगी, बिल्कुल होगी। और फिर हमें कुछ अपनी पुरानी स्टडीज से यादें ताजा होती हैं, कुछ इनकम ऐसी हैं जो हेड्स ऑफ इनकम थे, मशहूर हेड ऑफ इनकम थे। रेंटल इनकम, जिसको सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात करेंगे इस पर, अभी तो मैंने सिर्फ हेड्स के नाम लिख दिए हैं, मशहूर जमाना हेड्स के नाम जो हमें सीए एंटर की यादों से कुछ झरोके हमें याद आते हैं। अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स हो गई रेवेन्यू रिसीट की। अच्छा पहले हम, चूंकि हमें कोई क्राइटेरिया नहीं पता, कोई डेफिनेशन नहीं पता, लॉ में भी एक डेफिनेशन है इनकम की, लेकिन उसे पढ़ के हमें मायूसी होगी, बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी। पहले हम अपने जहन से कुछ आइडिया लगाते हैं कि इनकम क्या हो सकती है, हम अपने दिल की सुनते हैं, हम अपने दिमाग की सुनते हैं। तो हमने कहा सर रेवेन्यू रिसीट इज इनकम। क्या हर रिसीट इनकम होती है? हमने कहा नहीं, हर रिसीट तो नहीं होती। अच्छा कोई एग्जांपल, क्या रिसीट इनकम होती है? हमारे जहन में ये 5 नाम आ गए। अच्छा किसी से लिया जाने वाला लोन, क्या वो इनकम होती है? नहीं। एग्जाम्पल, लोन रिसीव्ड, ये कैपिटल रिसीट है सर, ये इनकम नहीं है। कोई और एग्जाम्पल? अगर आपकी, मिसाल के तौर पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे और आपकी मंगनी होगी, आपकी शादी होगी, ठीक है भाई इंशाल्लाह, और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। तो अगर किसी को गिफ्ट्स मिलते हैं उसकी वेडिंग पे, उसके एंगेजमेंट पे, बर्थडे पार्टी पे, तो क्या ख्याल है, क्या वो बर्थडे पार्टी पर, एंगेजमेंट पर मिलने वाले जो गिफ्ट हैं, क्या मैं उसको इनकम कह सकता हूं? दिल नहीं मान रहा। अभी तो हम दिल की सुन रहे हैं ना, अभी तो हमारा दिल नहीं मान रहा कि सर उसको हम इनकम कहें। कह भी सकते हैं सर, बिल्कुल कह भी सकते हैं, ऐसा ही है। गिफ्ट्स रिसीव्ड, ठीक है, लेकिन अभी हमारा दिल नहीं मान रहा तो हमने इस कैटेगरी में डाल दिया गिफ्ट्स रिसीव्ड, ठीक है भाई, जबरदस्त। अच्छा और कोई चीज रिसीट्स हमारे जहन में आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर हमारे किसी जानने वाले के पेरेंट्स का इंतकाल हो जाए, किसी दोस्त के पेरेंट का इंतकाल हो जाए और उसको इनहेरिटेंस की अमाउंट मिल जाए, और इनहेरिटेंस की अमाउंट उसके अगर मिल जाए और अगर आप उससे ये पूछ लें कि भाई तुम्हारी इनकम कितनी जनरेट हुई, तो माइंड कर जाएगा ना, बोले यार इसको इनकम थोड़ी बोलते हैं, ये इनकम थोड़ी हुई। अच्छा भाई सर दिल नहीं मान रहा, इनहेरिटेंस की अमाउंट को इनकम कहने का दिल नहीं मान रहा, ठीक है। अच्छा मेरे पास कोई पर्सनल गाड़ी थी, पर्सनल एसेट था, पर्सनल सेलफोन था, मैंने सेल कर दिया, मुझे दूसरा सेलफोन परचेज करना था, मैंने सेल कर दिया, मुझे दूसरा सेलफोन परचेज करना था, सेलफोन सेल करके मेरे पास कुछ पैसे आ गए,
तो मैं क्या कहूंगा, भाई मैंने इनकम जनरेट कर ली, ये कहूंगा मैं? नहीं सर, दिल नहीं मान रहा, दिल नहीं मान रहा। तो चलो भाई तुम्हारे दिल की सुन लेते हैं, इसका मतलब कि ये भी इनकम ना हुआ। रिसीट्स ऑन डिस्पोजल ऑफ पर्सनल एसेट। जबरदस्त, हमने इधर भी कुछ मिसालें लिख ली, उधर भी कुछ मिसालें लिख ली। अब हम इसको जरा सा मजीद रिफाइन करते हैं। रेवेन्यू रिसीट इज इनकम। हर रेवेन्यू रिसीट इनकम है? हाँ सर, हर रेवेन्यू रिसीट इनकम है। क्या हर रेवेन्यू रिसीट इनकम है? हाँ, हर रेवेन्यू रिसीट इनकम है, लेकिन लॉ कहता है अनलेस स्पेसिफिकली exempt, unless specifically exempt under the ordinance। और कैपिटल रिसीट को लॉ कहता है दिस इज नॉट इनकम unless specifically taxed as deemed income, unless specifically taxed as डीम्ड इनकम। लॉ कहता है भाई रेवेन्यू रिसीट इनकम है। अच्छा, अभी क्राइटेरिया मैंने डिस्कस नहीं किया है, अभी तो मैं सिर्फ अपने दिल की सुन रहा हूं, अभी तो मैं अपने दिमाग की सुन रहा हूं, मैंने अभी क्राइटेरिया डिस्कस नहीं किया है। लॉ कहता है रेवेन्यू रिसीट इनकम है अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर हम उसे स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। मिसाल ले लेते हैं इसकी कोई। इसकी मिसाल ये है सर, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। इसकी एक एग्जांपल है एग्रीकल्चरल इनकम। सेक्शन 41 के तहत जो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। क्या ये इनकम है? हाँ, इनकम तो है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट है। लॉ कहता है एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है। हम सैलरी इनकम पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत एग्जेम्पशन पढ़ेंगे। जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो कैपिटल गेन में हम देखेंगे कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। तो लॉ कहता है कि ये एग्जेम्प्ट है। क्या ये इनकम है? हाँ है, कैपिटल गेन है, लेकिन लॉ कहता है एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है। जबरदस्त। अब सर इसकी कुछ एग्जाम्पल दे दें। टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम, इसकी कुछ एग्जाम्पल दे दें। अच्छा भाई, लोन रिसीव्ड, किसी से लोन रिसीव किया, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, और कैश बैंक डेबिट, और क्रेडिट क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन लॉ कहता है कि लोन रिसीव्ड इन कैश इज टैक्सेबल अंडर IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लोन तुमने कैश में रिसीव किया है, बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव नहीं किया, तो ये चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर IFOS। ये तुम्हारी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी, डीम्ड इनकम ट्रीट कर ली जाएगी, डीम्ड इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव, अगर तुमने गिफ्ट रिसीव किया लेकिन नॉन रिलेटिव से किया तो तुम्हारी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। और कोई एग्जांपल दे दें सर। अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। अभी मैंने सिर्फ एक हिंट दी है, डिटेल में हम देखेंगे जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।
जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे, अभी मैंने सिर्फ हिंट दिए। अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 पढ़ेंगे, हम रेंटल इनकम का सेक्शन पढ़ेंगे, तो हमको ये पता लगेगा कि अगर तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करते हैं टेनेंट से, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारी इनकम तो नहीं होती। अगर हम अकाउंटिंग की नो हाउ रखते हैं तो हमें पता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जब हमें मिलता है तो कैश बैंक डेबिट होता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट हो जाता है। इनकम तो नहीं है ये, लेकिन लॉ कहेगा भाई इसे तुम्हें इनकम ट्रीट करना पड़ेगा इन 10 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। लॉ कहेगा तो हमें करना पड़ेगा डीम्ड इनकम। अच्छा भाई, तो ये बात भी हमें समझ आती है, ये बात भी समझ आती है। अभी तक जो समझ नहीं आया वो समझ हमें नहीं आया क्राइटेरिया। सर क्राइटेरिया क्या है? आपने रेवेन्यू रिसीट भी लिख दी, कैपिटल रिसीट भी लिख दी, आपने इसकी एक्सेप्शंस भी लिख दी, लेकिन दरअसल वो छड़ी, वो लाठी, वो यार्ड स्टिक जिससे हमें ये पता लगे कि ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट है, वो छड़ी हमें नहीं मिल रही है, वो लाठी हमें नजर नहीं आ रही है, वो जादू की पुड़िया हमें नजर नहीं आ रही है। हाँ, जैसे होता था ना, हम जब साइंस के जो स्टूडेंट रह चुके हैं, जब प्रैक्टिकल करते थे, भाई एसिड है या बेस है कैसे पता लगेगा? भाई लिटमस पेपर टेस्ट से पता लगेगा सर, लिटमस पेपर टेस्ट से पता लगेगा। ठीक है भाई, ब्लू हो जाएगा, रेड हो जाएगा, पता लग जाएगा एसिड है या बेस है। तो सर यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि कोई रिसीट रेवेन्यू रिसीट है या कोई रिसीट कैपिटल रिसीट है? तो आओ जरा इसका एक खाका देख लेते हैं। तो सर क्या ये कोई बाइफरकेशन कैटेगराइजेशन लॉ ने की हुई है? लॉ ने की है, किसी सेक्शन के तहत हो रही है? हमने कहा नहीं, लॉ ने नहीं की है, किसी सेक्शन के तहत भी नहीं हो रही है। लॉ की तो जब हम इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें अफसोस के सिवा कुछ ना होगा। ठीक है, तो ये बाइफरकेशन किसने की है, ये डिस्टिंग्विशिंग किसने की है? अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है, ये हमारे पास आता है थ्रू प्रेसिडेंट्स, थ्रू वेरियस केस लॉज। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि अगर कोई रिसीट इनकम है या कोई रिसीट इनकम नहीं है, ये तो बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। क्योंकि अगर कोई रिसीट, मैं कह रहा हूं इनकम नहीं है, टैक्स वाला बोल रहा है इनकम है, तो टैक्स की दुनिया में जहां पर भी ये डिबेट आ जाए इनकम है इनकम नहीं है, तो अगर इनकम हो जाएगी तो टैक्स वाला उस पर टैक्स ले लेगा। इनकम टैक्स में हम इतनी बहसबाजी कर क्यों रहे हैं कि इनकम है या इनकम नहीं है? हमने कहा सर आप बहसबाजी ना करें ना, पैसे जेब में आ रहे हैं, इनकम है इनकम नहीं है, ये बंदा खुद ही डिसाइड कर लेगा। लोन लिया है उसने, लोन लिया है, उसको खुद पता है किसको देने हैं, दे देगा। आप इस बहसबाजी में क्यों पढ़ रहे हैं कि ये इनकम है और इनकम नहीं है? हमने कहा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर ये इनकम हुई तो लॉ ऑफ स्टेट कहता है कि अगर ये तुम्हारी इनकम हुई तो तुम हमें इस पे क्या दोगे? टैक्स दोगे। ठीक है, अच्छा भाई, तो हमने कहा ये पता करने के लिए कि कोई रिसीट रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो रिसीट है ये विद एक्टिविटी है या ये रिसीट विदाउट एक्टिविटी है। विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी से क्या मुराद है? विद एक्टिविटी से मुराद ये कि जिसके लिए हमने कुछ पापड़ बेले, कुछ हरकत की तो बरकत हो गई, कुछ खून पसीना बहाया, ठीक है, कुछ मेहनत की, कुछ मुशक्कत की, कुछ खून पसीना बहाया, तो ये रिसीट विद एक्टिविटी है या विदाउट एक्टिविटी है? अच्छा, विद एक्टिविटी में भी दो चीजें आती हैं। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी भी आ जाती है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी भी आ जाती है। अच्छा, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है? बहुत आसान बात है, मैंने वो हरकत,
मैंने वो एक्टिविटी, मैंने वो भाग दौड़, मैंने वो खून पसीना इनकम जनरेट करने के लिए बहाया, मेरी इंटेंशन थी इनकम जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल गुड्स की सेल, परचेज ऑफ गुड्स with intention to sell, ठीक है, परचेज ऑफ गुड विद इंटेंशन टू सेल, या परचेज ऑफ गुड्स विद इंटेंशन टू मैन्युफैक्चर प्लस सेल, या मैं भागदौड़ कर रहा हूं टू प्रोवाइड सर्विसेज। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड सर्विसेज। मैंने कहा अगर ये चीज हो रही है तो सर इसका मतलब कि ये इनकम जेनरेटिंग एक्टिविटी है और जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो मेरी रेवेन्यू रिसीट है। और अगर मैंने कह दिया रेवेन्यू रिसीट है तो इसका मतलब कि वो मेरी क्या है, इनकम है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं रेवेन्यू रिसीट इज माय इनकम, ठीक है। आरआर का मतलब रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अच्छा, और सर ये मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये मेरी इंटेंशन, ये जो चीज है ना इंटेंशन, ये मेरी इंटेंशन कैसे पता चलेगी? दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, क्या ख्याल है? मतलब मैं, ऐसा हो सकता है ना कि मैं अपनी गाड़ी बेच दूं, पर्सनल गाड़ी है मैंने बेच दी, मेरी इंटेंशन नहीं थी इसको सेल परचेज करने की, ये मेरा कारोबार नहीं है, ये मेरा धंधा नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, कैसे पता चलेगा? और आप हैं, आप गाड़ी की सेल परचेज फ्रीक्वेंट करते हैं, रोज एक गाड़ी परचेज कर लेते हैं, सेल कर देते हैं, और इसी इंटेंशन से परचेज करते हैं कि मैंने सेल करनी है और मैंने इनकम कमानी है। कैसे फर्क करूंगा मैं, कैसे पता लगेगा? हमने कहा सर दो चीजें हैं जिससे बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। इंटेंशन पता लग जाएगी आपकी कि ये आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है। फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर मैंने अपने घर का सोफा बेचा है 10 साल पुराना, ठीक है, और मेरे पास कुछ पैसे आ गए, तो वो रिसीट रेवेन्यू रिसीट नहीं है, क्योंकि मेरी इंटेंशन ही नहीं है उसको बेचकर इनकम जनरेट करने की। लेकिन अगर मैं इसे रोज के हिसाब से एक सोफा सेट परचेज कर रहा हूं, एक बेच रहा हूं, एक बेच रहा हूं, एक परचेज कर रहा हूं, एक बेच रहा हूं, एक परचेज कर रहा हूं, एक बेच रहा हूं, तो फिर आप कहेंगे सर अब ये आपका पर्सनल एसेट नहीं बेचा आपने, ये आपका काम धंधा है, ये आपका रोज की एक्टिविटी है और ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इनकम जनरेट कर सकें, तो वो बन जाएगी मेरी इनकम जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी। या मैं रोज एक सोफा परचेज कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, या महीने में एक ही दफा करता हूं लेकिन 100 सोफे परचेज करता हूं और होलसेल के अंदर उसको सेल करता हूं। तो फ्रीक्वेंसी भी देखी जाती है, क्वांटिटी भी देखी जाती है इंटेंशन को असेस करने के लिए, ठीक है। और एक और चीज भी देखी जाती है जिसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस का होना इज नॉट अ सोल डिटरमिनिंग फैक्टर, नॉट अ सोल डिटरमिनिंग फैक्टर, नॉट अ क्योंकि विदाउट प्लेस ऑफ बिजनेस भी मैं बहुत से काम कर सकता हूं। ऐसा ही है, आजकल तो फ्रीलांसिंग का दौर है, लोग घर पे बैठ के लाखों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? किसी के पास प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, गैराज नहीं है, अपने घर के कंपाउंड में पुरानी गाड़ी खड़ी करी, डेंटिंग पेंटिंग करी, बेच दी, फिर खड़ी करी, डेंटिंग पेंटिंग करी, फिर बेच दी। तो सर इनकम कमाने के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन एक फैक्ट, एक इंडिकेशन मिल जाती है, ठीक है, जबरदस्त। तो हमने कहा कि अगर तो रिसीट आ रही है विथ एक्टिविटी और एक्टिविटी है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, तो आने वाली रिसीट क्या हो जाएगी? रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, और अगर नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, एग्जांपल सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स,
सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, मैंने अपना घर का सोफा बेच दिया, क्या मेरी इंटेंशन थी इनकम जनरेट करने की? नहीं, यहां पर मेरी नो इंटेंशन टू जनरेट इनकम, ठीक है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं इनकम जनरेट करने की। तो ये इससे आने वाले पैसे, मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी बेच दी, पर्सनल गाड़ी बेच दी मैंने, खरीदी थी 20 लाख में, डॉलर एप्रिशिएट हो गया, पीकेआर डेप्रिशिएट हो गया, 3 साल बाद भी मेरी गाड़ी आज बिक रही है मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए में, और मैंने गाड़ी बेच दी 25 लाख में, तो क्या ये जो गेन है क्या ये टैक्सेबल होगा? हाँ बच्चों, आंसर दो मुझे जल्दी से, ऑनलाइन वाले भी आंसर दें मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मेरी पर्सनल गाड़ी है और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं 3 साल से 4 साल से, गाड़ी के रेट्स बढ़ गए, आज से 4 साल पहले जो गाड़ी 20 लाख रुपए की थी अब वो 36 लाख रुपए की, 37 लाख रुपए की है, तो 3-4 साल बाद भी मेरी गाड़ी के रेट मेरी परचेज कॉस्ट से मुझे ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। हमने कहा नहीं सर ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये नॉन इनकम में जाएगा, नॉन इनकम, आपकी इंटेंशन थोड़ी है गाड़ी से, आप गाड़ी के वो थोड़ी है, डीलर थोड़ी है, आपका शोरूम थोड़ी है, आपका काम धंधा थोड़ी है, आप तो अपना पर्सनल एसेट सेल कर रहे हैं और उसमें इनकम जनरेट करने की कोई इंटेंशन भी नहीं है, वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, वन ऑफ ट्रांजैक्शन है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है जो हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन में, वो एक्सेप्शन है सेक्शन 38 सबसेक्शन 5, ठीक है। फिर है विद एक्टिविटी हो गया, अब हमारे पास आता है विदाउट एक्टिविटी, यानी कि सर पैसा आ रहा है, रिसीट से मुराद ये पैसा तो आ रहा है, माल तो आ रहा है, रिसीविंग तो हो रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है विदाउट एक्टिविटी, यानी इसमें कुछ हरकत नहीं हो रही है, कोई खून पसीना नहीं बह रहा, कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई भाग दौड़ नहीं हो रही, कोई मेहनत मुशक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, विदाउट एक्टिविटी है। विदाउट एक्टिविटी में भी फर्दर 2 कैटेगरीज बनती हैं, ऑन वॉलंटरी बेसिस, अंडर लीगल राइट, विदाउट एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी, जहां पे कोई खून पसीना नहीं बह रहा, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट्स, फॉर एग्जाम्पल पॉकेट मनी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, हाँ ये बातें हो गई, अच्छा कहीं के भी गिफ्ट्स हो गए, पॉकेट मनी हो गया, ठीक है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, जो हम पढ़ेंगे IFOS में, गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव। अच्छा सॉरी, एक चीज रह गई बेटा, ये जो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी थी ना, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से अगर कोई पैसा आएगा तो वो होगा कैपिटल रिसीट, ये बताना भूल गया था मैं आपको, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ विदाउट एक्टिविटी पे, विदाउट एक्टिविटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वॉलंटरी बेसिस, अंडर लीगल राइट। तो अगर आपको बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट मिल रहे हैं, शादी वलीमे पे, मंगनी पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, पॉकेट मनी मिल रही है, तो वो वॉलंटरी बेसिस पर आपको मिल रही है, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पर मिल रहे हैं आपको, तो ये भी फॉल करता है किसमें, कैपिटल रिसीट,
जिसके लिए आपको कोई खून पसीना मेहनत मुशक्कत नहीं करना पड़ी, भाग दौड़ नहीं करना पड़ी, ये भी कैपिटल रिसीट में फॉल करेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आवाज आ रही है आपको। ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन, गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव, सेक्शन 39 में पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, अच्छा, यानी कि यहां पर हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बर्थडे पार्टी में क्या ख्याल है, हम ये नहीं कह सकते भाई बर्थडे पार्टी में जो बंदा आ रहा है जरा 5,000 का लिफाफा लेके आ जाए। ठीक है, या हम ये नहीं कह सकते भाई अगर किसी को शादी में आना है तो वो इतने तक का गिफ्ट लेके आएगा तो फिर खाना मिलेगा, वरना दुआएं देके निकल जाए। खुशी से, वॉलंटरी बेसिस, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमने कोई प्राइज बॉन्ड जीत लिया, ऐसा हो सकता है? प्राइज बॉन्ड निकल आया, प्राइज बॉन्ड निकल आया, कैसे हो सकता है? प्राइज बॉन्ड आपका निकल आया और आप वो प्राइज बॉन्ड लेके बैंक के पास पहुंचे और आपने कहा भाई ये प्राइज बॉन्ड निकले, 50,000 रुपए दो मुझे। और बैंक कहे भाई ये तो आपके साथ हमने मजाक किया था, ये कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दे। ऐसा होता है कभी? नहीं, क्योंकि सर प्राइज बॉन्ड जब निकलता है तो हमारा लीगल राइट एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई जीतो पाकिस्तान में चला जाए, फहद मुस्तफा के शो में कोई इसका जवाब दे दिया या गाना गा दिया उसने, फहद मुस्तफा ने बोला भाई आप बाइक जीत गए, बाइक आपकी हुई, क्या ख्याल है, बाइक मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्यों मिलेगी? क्योंकि सर लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गए। कैसे? अंडर लीगल राइट। अच्छा, लीगल राइट कैसे कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है? प्रमोशन और स्कीम, अनाउंस बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, स्टेट बैंक ने स्कीम अनाउंस की, भाई प्राइज बॉन्ड क्या ड्रॉ होगा, आपको प्राइज मिलेगा। ठीक है, पीएसओ ने, शेल ने स्कीम अनाउंस की है, सर पेट्रोल भराया है हमने, स्क्रैच कोड स्क्रैच किया है, बाइक निकल आई, तो भाई वो देने के पाबंद हैं बाइक हमें। ठीक है, प्रमोशन है, स्कीम है, अनाउंस बाय थर्ड पार्टी, उसके तहत अगर कोई इनाम निकल आए, भले आपने खून पसीना नहीं बहाया, और अगर कंपनी कह दे कि हमने तो मजाक किया था, तो आप कहेंगे सर हम तो सीरियस हो गए, हम तो बहुत सीरियस हो गए, क्योंकि हमें तो कंपनी ने कहा था ये स्कीम है और अब मजाक वजाक नहीं चलेगा, अब तो हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एफबीआर कहता है कि अगर आप सीरियस हो गए हैं तो हम भी बहुत सीरियस हो गए हैं, और अगर आपका लीगल राइट एस्टेब्लिश हो गया है तो इससे मिलने वाले पैसे रेवेन्यू रिसीट होगा, हम भी सीरियस हो गए। ठीक है, और इसकी एक्सेप्शन है बेटा, इसकी भी एक्सेप्शन है, शरिया राइट। ठीक है, एग्जाम्पल इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस भी है तो लीगल राइट, इनहेरिटेंस भी है तो लीगल राइट, लेकिन सर ये शरिया राइट है, इसलिए इनहेरिटेंस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है बेटा, इनहेरिटेंस हो गया या हक महर हो गया, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो ये हमने बेसिक फ्रेमवर्क आज डिस्कस किया कि इनकम में क्या फॉल करता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। ठीक है, इसको हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह मंडे को। ठीक है, मंडे को 6:30 बजे, तो इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। अच्छा, ऑनलाइन क्लास का लिंक यही चलेगा, इसी लिंक से आप लॉगिन हो सकेंगे। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए यही लिंक यूज होगा, तो सेम लिंक से आप इंशाल्लाह ताला
लॉग इन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। टेक केयर अलॉट। मुझे अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।